शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा जी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज गाजीपुर के साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हम आपसे बात करेंगे वर्तमान के भारतीय समाज में युवाओं में बढ़ती आक्रामकता को, जिसका कारण क्या है, जिसका प्रभाव क्या है एवं इसका परिणाम क्या हो सकता है और इसका निदान क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जो आपने मुझे अपने इस मूल बिंदु नामक मंच पर बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। जी, आज हम युवाओं के आक्रामकता को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और इसी पर बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आक्रामकता क्या है और ये सामान्य गुस्से या क्रोध से कैसे भिन्न है, इसके बारे में कुछ बताएं। अनुपम जी, वास्तव में बहुत से लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि आक्रामकता और गुस्सा एक ही है, जबकि दोनों में काफी मूलभूत अंतर है। जी, गुस्सा एक मनोवृत्ति है, इट्स अ प्राइमरी ड्राइव, ये एक इमोशन है, जबकि आक्रामकता एक व्यवहार है, एक सोद्देश्य पूर्ण व्यवहार है, इंटेंशनल बिहेवियर है। आक्रामकता के पीछे गुस्सा एक कारक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस चीज को यदि और डिटेल में समझना है तो हमें पीछे के कुछ रिसर्चेस को देखना होगा, कुछ हमें अध्ययन भी करना होगा। बर्कोविट्स एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जहां तक क्रोध की बात है, जरूरी नहीं कि हर प्रकार का गुस्सा, हर प्रकार का क्रोध आक्रामक व्यवहार के रूप में परिणत हो जी, और जरूरी नहीं कि हर आक्रामक व्यवहार के मूल में क्रोध ही हो। उदाहरण के लिए जो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स जो होते हैं, जो पैसे लेकर के अपराध करते हैं, वे लक्षित व्यक्ति यानी अपने टारगेट के लिए गुस्सा नहीं प्रदर्शित करते, लेकिन वो आक्रामक होते हैं, वो क्षति पहुंचाने का उद्देश्य रखते हैं, तो वो आक्रामक व्यवहार की संज्ञा में आएगा। और जबकि गुस्से में गुस्सा भी यदि आप देखें तो ये एक प्रकार की मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति में भी आप देखेंगे तो गुस्से के भी कई प्रकार मनोविज्ञान में बताए गए हैं। उदाहरण के लिए एक होता है पैसिव एंगर या साइलेंट एंगर। शांत गुस्सा भी होता है, जहां लोग क्रोधित तो होते हैं लेकिन परिस्थिति के कारण अपने गुस्से को पी जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ऊपर से वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, उनके चेहरे के मनोभाव से आपको नहीं पता चलेगा गुस्से में, बट दे आर एंग्री। ये बहुत खतरनाक भी होता है। ऐसे लोगों में आगे चल के बहुत प्रकार की बीमारियां, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का होना बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। अच्छा, हाँ, ऐसे एक गुस्सा और होता है जो असर्टिव गुस्सा जिसे कहा जाता है। असर्टिव गुस्से का अर्थ है मुखर क्रोध। मुखर क्रोध में आपको क्रोध आता है, आप उसे दबाते नहीं हैं, लेकिन आप कंट्रोल में रहते हुए अपने गुस्से का जो कारक है, जिस चीज पे आपको गुस्सा आया है, वो आप एक सभ्य तरीके से, शिष्ट तरीके से सामने वाले लक्षित व्यक्ति को बताते हैं कि आपका ये व्यवहार देखिए गलत है, मुझे पसंद नहीं आया है, कृपया इसमें इस प्रकार से आप एडिट करें, मॉडिफिकेशन कर लें। और एक गुस्सा होता है बिहेवियरल एंगर, वो सबसे खराब होता है और वो हमेशा ही एग्रेशन में यानी आक्रामक व्यवहार में परिणत होता है। इसमें लोग अपने गुस्से को वास्तव में एक्ट आउट करते हैं। इसमें गुस्से में चीजों को उठाना, फेंकना, तोड़ना, सामने वाले पर अटैकिंग करना, अब्यूज करना, ये सारी चीजें, यहाँ गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, मतलब जो सारी चीजें जो निगेटिव एग्रेशन में जो चीज आती हैं, वो सारी चीजें बिहेवियरल एंगर में आती हैं। तो वो बिहेवियरल है। तो गुस्से के भी ये 3 प्रकार होते हैं। जी, अच्छा, इसमें सुधार और इलाज इसका संभव है?
जी, इलाज तो किसी चीज का ऐसे आज के समय में कोई चीज ऐसी नहीं नहीं, है ये जिसका एक इलाज तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारी है। जी, नहीं तो बीमारी नहीं है, हाँ, ये एक प्रकार बिहेवियर की है। बिहेवियरल एक प्रकार की प्रॉब्लम है जिसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। हाँ, मतलब इसको किया जा सकता हाँ है। हाँ जी, इसको बिल्कुल किया जा सकता है। इसके कई तरीके भी हैं। आप काउंसलिंग के द्वारा कर सकते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब के द्वारा उसको कर सकते हैं। मूल बिंदु इसमें यह है कि जो कि आप अपना अंतर्देशन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आखिर कहाँ समस्या आ रही है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? अपने व्यवहार का जो परिणाम है सामने वाले पर, उसको देख करके। अंतर्दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि मेरी कौन सी बात से, मेरे किस बिहेवियर से, मेरे किस प्रकार के एक्शन का परिणाम किस प्रकार से आ रहा है। ये तब होगा जब हम अपना खुद का अंतर्दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जी, यानी इसका इलाज किसी मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी काउंसलिंग करा के भी की जा काउंसलिंग सकती है। के द्वारा भी किया जा सकता है और खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके भी के भी किया किया जा सकता सकता है। मेडिटेशन के माध्यम से भी है। किया जा सकता है मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें। हाँ जी, चलिए इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न हम आपसे करते हैं कि किस प्रकार के लोग आक्रामकता के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं? अनुपम जी, वैसे तो आक्रामकता किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है और लगभग हर प्रकार की आयु वर्ग, हर प्रकार के वर्ग से आने वाले लोगों में आक्रामकता देखी जाती है। परंतु कुछ अध्ययनों द्वारा पाया गया है कि कुछ आयु विशेष के लोग इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जी। उदाहरण के लिए किशोर वय को सबसे ज़्यादा इसके प्रति संवेदनशील माना गया। और किशोरों में भी कौन से किशोर? शहरी परिवेश वाले किशोरों में इसकी आक्रामक प्रवृत्ति के लक्षण सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। वो जैसे आपने बताया कि शहरी क्षेत्र के जो युवा, इसका और इसके कारण। कई कारण, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। प्रश्न, वही मैं आगे बताने जा रहा था। इसके एक प्रमुख कारण है शहरी परिवेश में, शहरी जो इन्वायरमेंट है उसमें ही जो मूलभूत जो उसके तत्व हैं वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैं उनमें से कुछ तत्वों की चर्चा आपके इस कार्यक्रम में करना चाहूंगा। जैसे क्योंकि शहरी जो माहौल होता है उसमें भौतिकता बहुत ज्यादा होती है। ये भौतिकता कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो नैसर्गिक जो एक नेचुरल बिहेवियर है उसको फ्रस्ट्रेट करती है। व्यक्ति में जो आगे बढ़ने की, जो अपने आप को जो खुलकर एक्सप्रेस करने की जो टेंडेंसी होती है उसको वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट, सफोकेट कर देती है। परिणाम एंगर, एंगर लीड्स टू एग्रेशन। जी। अब क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस भी है जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। जब कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होगा तो अपने फ्रस्ट्रेशन को वो कहीं ना कहीं कैथार्टिक रिलीज करेगा। वो रिलीज कहाँ, किस रूप में होगा? वर्बल फॉर्म में होगा, वाचिक रूप में, शब्दों के रूप में होगा, एक्शन के रूप में होगा, इमोशंस के रूप में होगा। और आगे चल के यदि उसको समय रहते न कंट्रोल किया जाए तो एग्रेशन के रूप में भी आ जाता है। तो शहरी माहौल में देखा गया, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामीण परिवेश में नहीं होता। कारण कहीं एकाकी जीवन या एकल पारिवारिक जीवन व्यतीत करना तो नहीं? बिल्कुल अनुपम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकाकीपन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो शहरी माहौल में है। जो कम्युनिटी फीलिंग, जो वी फीलिंग, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे ग्रामीण परिवेश में है वो शहरों में नहीं होती है। शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा होती हैं। एक सेंस ऑफ इमोशनल जो सपोर्ट जो गाँव में हमको मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है। वो इमोशनल इनसिक्योरिटी एक्चुअली गेट्स रिलीज्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ इमोशनल कैथार्टिक रिलीज, इमोशनल एग्रेशन। जी। वो एक ऐसा फैक्टर है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। बहुत कुछ लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है और सबको पता है, लेकिन उसके विषय में लोग ज्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और दिन पर दिन ये चीज बढ़ती जा रही है। मतलब बच्चों का समाज में घुलना मिलना, लोगों के साथ खेलना, उठना बैठना, उनके बिहेवियर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। एग्रेशन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। बहुत सारी स्टडीज में ये चीज खुल के सामने आई है कि जो बच्चे अपने परिवेश से कटे कटे रहते हैं उनके अंदर इस प्रकार की आइडिएशन पैदा होने की संभावना
रिलेटिवली ज़्यादा पाई गई है कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन जिनका अपने परिवेश में नेचुरल इन्वायरमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है, जिनको अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज करने का पर्याप्त जिन्हें अवसर, जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, उनकी तुलना में पहली कैटेगरी वाले बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। हाल की कुछ घटनाएं या फैक्ट जो समाज में बढ़ती अग्रेशन यानी आक्रामकता को, प्रवृत्ति को की तरफ इशारा करती हैं, कुछ है? बहुत सारी। इनफैक्ट एनसीआरबी का एक डेटा है 2014 का, जिसमें ये पाया गया है कि केवल 2003 से 2014 के बीच सुसाइडल आइडिएशन में 30% की वृद्धि हुई है। लगभग 2014 में 1,31,750 लोगों ने आत्महत्या भारत में की थी। 1,31,750 लोगों ने आत्महत्या की थी। एनसीआरबी का 2014 का ये डेटा है। अब आप समझ सकते हैं ऐसा क्या, ये इनमें हर कैटेगरी के लोग थे, ये हर प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग थे। ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग गरीब ही थे, अमीर भी थे। हर आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। आखिर वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? और आत्महत्या भी एक प्रकार का एग्रेशन है, मैं बताना चाहूंगा जी। आत्महत्या एग्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। अब एग्रेशन के भी दो रूप मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक है आउटवर्ड एग्रेशन, एक होता है इनवर्ड एग्रेशन। आउटवर्ड एग्रेशन जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर टारगेटेड होता है। इनवर्ड एग्रेशन वो होता है जो व्यक्ति खुद के साथ करता है। बिल्कुल सही। में मतलब आप इस चीज को यदि समझेंगे, एग्रेशन हमें खुद पर भी होता है। जैसे कहते हैं ना, खुद पे गुस्सा आना। तो बहुत से लोगों का एग्रेशन खुद को नुकसान, जैसे आदमी डिप्रेस्ड है, खुद से नाराज है, कुछ से किसी बात को लेकर उसे शिकायत है, तो कई बार खुद को भी वो चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक प्रकार का एग्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है, जहां लोग खुद को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, गुस्सा आ गया तो अब खुद को थप्पड़ मारने लगे, खुद को जूते मारने लगे। कुछ लोग एक एक्सट्रीम सेंस में चले गए तो आत्महत्या के प्रयास करने लगे। कुछ लोग मर भी गए उसमें। तो ये भी एक प्रकार का एग्रेशन है, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं, बायोलॉजिकल भी हैं और सोशियोलॉजिकल भी हैं, लेकिन सोशल फैक्टर्स इसमें ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इस समय लोगों के हाथ में मोबाइल आ गई है, मास मीडिया का बड़ा प्रभाव हो गया है। दिन रात बच्चे मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टीवी। अब पुराने ज़माने की बात हो गई, टीवी पे भी सोशल मीडिया चल रही है आज के ज़माने में। तो मास मीडिया का समाज में इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में क्या रोल है? अनुपम जी, मास मीडिया का रोल क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो देखता है उससे सीखता है। एक रिसर्च हुई थी एल्बर्ट बांडूरा की, उसमें दिखाया गया कि कुछ बच्चों को कुछ वीडियो दिखाए गए। एक वीडियो में उन्हें दिखाया गया कि एक कैरेक्टर है जो कि एक नकली गुड़िया को हिट करता है, और हिट करने के बाद उसको कुछ नहीं करता है, फिर वो बाहर चला जाता है। एक दूसरे वीडियो में कुछ अन्य बच्चों को दिखाया गया कि जो व्यक्ति हिट कर रहा था उसको एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रशंसा मिली ऐसा करने के लिए। कहा कि तुमने जितना अच्छे से उस गुड़िया को, उस नकली गुड़िया को हिट किया, इससे तुम्हारा शौर्य पता चलता है, इससे तुम्हारी बहादुरी पता चलती है। एक अन्य वीडियो में दिखाया गया कि उस व्यक्ति को, जो उस वीडियो में जो कैरेक्टर उस नकली गुड़िया को मार रहा था, उसको एक्चुअली एक अन्य व्यक्ति ने उसके लिए कहा कि आपने जो किया गलत किया, अनावश्यक आप निर्जीव चीजों पे गुस्सा उतार रहे हैं, ये गलत है। फिर तीनों बच्चों के व्यवहार का कुछ समय तक अध्ययन किया गया। पाया गया कि जिन बच्चों ने दूसरा वीडियो देखा था जिसमें अटैकिंग व्यक्ति को प्रशंसा मिली, उससे बच्चों ने यह सीखा कि यदि हम हमेशा एक अटैकिंग टेंडेंसी में रहेंगे, एग्रेसिव टेंडेंसी में रहेंगे, तो ये हमको अप्रिसिएशन दिलाएगा, इससे हमको लाभ होगा, इससे समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। मतलब वो हीरो वाली एक वो फीलिंग उनके अंदर क्रिएट हुई। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। आप देखिए फिल्मों में
फिल्मों में तो ये चीज कॉमन है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरोइन को जीतने के लिए वो स्टंट करता है, तमाम किस्म के एक्शन करता है। ऐसा देखा गया कि उनको देखने वाले दर्शक, खास तौर पर किशोर वर्ग, हूबहू उन एक्शंस को इमिटेट करते हैं। दे ट्राई टू रिप्रोड्यूस दैट दोज अटैकिंग postures। यानी मास मीडिया सीधे सीधे आज एक बहुत बड़ा टीचर बन गया है जी, हर मायने में। और मास मीडिया एक बहुत बड़ा इसमें विलन बन के उभर रहा है खुद में। भले वो फिल्मों के माध्यम से हीरो हीरोइन को दिखाए, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद में एक बहुत बड़ा विलन बन के उभरा है। मास मीडिया आज जो फाइनेंशियल उनकी नीड्स हैं, फाइनेंशियल जो उनकी ऑब्लिगेशन है, उसमें वो अपनी मोरल ऑब्लिगेशन को ऐसा लगता है भूल चुके हैं, जो कि बड़े ही कंसर्न वाली एक बात है। हालांकि मास मीडिया इसमें एक अच्छा रोल, रिमेडियल रोल भी प्ले कर सकता है, बट दैट सीम्स टू बी मिसिंग एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। जी, आक्रामकता का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है, इसी तरीके से शरीर पर, खुद पर भी प्रभाव पड़ता होगा। तो आक्रामकता का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? आक्रामकता का शरीर पर एक नहीं कई प्रकार से प्रभाव देखा गया है। पहली बात तो ये है कि यदि आप मुखर नहीं होंगे, बल्कि बिहेवियरल, जैसे मैंने बताया था एंगर के केस में, बिहेवियरल एंगर, यदि आप बिहेवियरली एक्ट आउट करेंगे आक्रामकता को, एग्रेशन को, उदाहरण के लिए कोई चीज तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा, किसी व्यक्ति को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उससे लड़ेंगे तो एक रिपरकशन, रिटेलिएशन होगा। लेकिन इससे इतर एक बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। अमूमन जब भी व्यक्ति एग्रेसिव होता है तो एग्रेशन के कंडीशंस में उसके अंदर कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो लोग थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से होंगे वे जानते होंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमारे शरीर को कुछ जब ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जहां शरीर को ये लगता है कि हमें एग्रेसिव होने की जरूरत है, तो उन सिग्नल्स के द्वारा वो कुछ खास हार्मोन्स को स्त्रावित करता है, सिक्रेट करता है। ऐसे हार्मोन्स को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन्स या फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स में कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गई, ये कुछ समय के लिए शरीर की एनर्जी को एक जगह पे केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो सामने इमरजेंसी सिचुएशन है उससे डील कर हैंडल कर पाए, उसको हैंडल कर पाए। उसको हैंडल करने के लिए सारी शरीर की जो ऊर्जा है उसको एक जगह से संचित करता है। इसके दौरान कई प्रकार के परिवर्तन भी आते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी आदमी का बढ़ जाता है, क्योंकि खून का जो दौड़ना है, खून की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। स्किन का कलर थोड़ा सा पीला पड़ जाता है और कहीं ना कहीं उसको उसकी प्यूपिलरी डायलेशन होती है और उसका जो ध्यान है, फोकस है, वो कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक प्रकार की रेडीनेस हो जाती है। तो रेडीनेस का ये सारे चीज़ों का जो उद्देश्य होता है, या तो फ्लाइट यानी भागना या फाइट यानी लड़ना, ये दो चीज मतलब दोनों ही चीज में शरीर नॉर्मल से डेविएट होकर के एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाता है। अब कभी कभार के लिए इमरजेंसी सिचुएशन अच्छी है जी जी, लेकिन अगर ये कोई व्यक्ति एग्रेसिव अगर प्रवृत्ति का है तो उसमें ये चीज रेगुलर होने लगती है, आए दिन उसको होने लगती है। बार बार अगर ये चीज होती है तो शरीर के लिए नुकसानदायक है और इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हो गई, जैसे इम्यूनिटी की संबंधित बीमारियां हो गई, आदमी का इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है। सामान्य बीमारियां भी व्यक्ति को ज्यादा परेशान करती हैं, खांसी जुकाम से लेकर के गंभीर बीमारियों की भी लड़ने की उसकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, मतलब हमारा यहाँ फूड पाइप से लेकर के हमारी आंतों तक का पूरा जो सिस्टम है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कहा जाता है, उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसकी वजह से भोजन पचाने में उसको दिक्कत होने लगती है, उसको कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कई बार हमको लगता है कि हमारा जो पेट की समस्या है वो गलत भोजन के कारण है। नहीं, वो गलत भोजन कारण नहीं है, वो आपके इमोशंस के कारण है, आपकी भावनाओं के कारण है। हमारे साइकोलॉजी जो है
हमारे कहीं ना कहीं हमारे गट को नियंत्रित करती है, हमारे गट को प्रभावित करती है। तो ये जो लोग ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एग्रेसिव, हर समय एग्रेसिव टोन में रहते हैं, वो बाहर वाले को तो क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे, उससे ज़्यादा तो खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो यदि आप अगर दिमाग का अपना कूल मेंटेन रखेंगे तो इंटरनली भी आप हेल्दी रहेंगे। और इसलिए आवश्यक है कि अगर खुद को स्वस्थ रखना है तो सिर्फ भोजन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके थॉट भी इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपके थॉट हेल्दी रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपका फीलिंग्स का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो आप एक्सटर्नली भी हेल्दी रहेंगे, इंटरनली भी हेल्दी रहेंगे। आपका लोगों से व्यवहार, आपके लोगों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, और आप अंदर से भी बेहतर रहेंगे और अपना कार्य भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यानी आक्रामकता जो है खुद को तो बहुत हाँ। ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जी। सामने वाले को तो क्या ही नुकसान पहुंचाएगी, सामने वाले से ज्यादा वो खुद को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए इसमें सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आवश्यक है। अब अगर खुद को नुकसान पहुंचा रही है तो निश्चित है कि समाज को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि आक्रामकता जो है समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है? इस बात का जवाब देने के लिए सर मैं कुछ उदाहरणों का सहारा लेना चाहूंगा। अभी पिछले साल 2022 में जी, अग्निवीर स्कीम का विरोध चल रहा था, जिसमें पटना और दानापुर स्टेशनों पर यार्ड में खड़ी कई गाड़ियों के बोगीज को फूंक दिया, जला दिया लोगों ने। हाँ जी। इससे किसका नुकसान हुआ? अग्निवीर स्कीम तो वहीं के वहीं है, लेकिन जो पैसेंजर्स उन ट्रेनों से जाने वाले थे, किसी की कोई इमरजेंसी होगी, कोई किसी वर्क के लिए जाना चाहता होगा, किसी का और कोई कार्य होगा, वो सब कुछ ठप पड़ गया। कर्फ्यू लगा दिया गया पटना शहर में, राजधानी पटना में। इसके वजह से दैनिक जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके अलावा समाज में भी जो एक गलत छवि बनी युवाओं की, इसके अलावा देश की छवि खराब हुई विदेश में जी। तो समाज को ये आक्रामकता एक नहीं कई प्रकार से ये प्रभावित करती है, और इसका कोई भी पॉजिटिव जो प्रभाव है आक्रामकता का, वो कोई इसमें सकारात्मक आप कुछ नहीं पाएंगे, केवल नकारात्मक ही ज्यादा पाएंगे। ये समाज में विभेद भी पैदा करती है, समाज में असंतोष पैदा करती है, समाज में कहीं न कहीं अव्यवस्था को पैदा करती है, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। तो आक्रामकता समाज को कई रूपों में एडवर्सली अफेक्ट करती है। तो इसलिए ये देखना होगा कि आक्रामकता कहाँ जा रही है, किस रूप में उसका रिलीज हो रहा है, आक्रामकता का किस प्रकार से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा और भी कई रूप हैं जिनमें आक्रामकता समाज को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जो लैंगिक अपराध होते हैं, वे भी एक प्रकार की आक्रामक प्रवृत्ति के ही कारण होते हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने आफ्ताब श्रद्धा हत्याकांड के बारे में कई टुकड़ों में काट करके उसको, नाउ दे वर लिविंग टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी समय से वो लोग रह रहे थे, लेकिन उनके बीच में कोई वर्बल स्पैट हुआ। उसके पहले भी 2-4 बार हो चुका था, ये चौथी 5वीं बार हुआ। पता नहीं कुछ ईगो की भी कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा प्रेस की रिपोर्ट्स में बताया गया। लेकिन ये चीज इस हद तक उस जगह बढ़ गई जहां आफ्ताब ने श्रद्धा को पहले मारने के बाद भी उसका क्रोध, उसकी आक्रामकता नहीं शांत हुई और उसको कई हिस्सों में काट के फ्रिज में भर दिया। ये एक उदाहरण है कि आक्रामकता किस हद तक व्यक्ति को इंसान से, पशु से भी महापशु बनाती है। अब आप खुद समझिए, आक्रामकता व्यक्ति को देख ले तात्कालिक रूप से पागल कर देती है। शायद पागल भी ऐसी गतिविधियां नहीं करेगा, विचारहीन बना देती है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका उसको संज्ञान नहीं रहता। बिल्कुल। यदि आक्रामकता पर आपका नियंत्रण नहीं है तो कोई लिमिट नहीं है कि आप किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि यदि आपको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं, आप ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये सही समय है खुद का अंतर्दर्शन करने का, खुद को कंट्रोल कर लेने का और सही मार्गदर्शन ले लेने का किसी के द्वारा। किसी
अच्छे मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से आप परामर्श लीजिए, अपने बड़ों से परामर्श लीजिए, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करिए। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, समस्याएं किसको नहीं होती, जीवन से शिकायतें हम सभी को कुछ न कुछ होती ही हैं, लेकिन हर शिकायत, हर समस्या का एक समाधान होता है, एक सकारात्मक रचनात्मक समाधान होता है। एग्रेशन करके या क्रोध से हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यानी एग्रेशन, आक्रामकता जो है खुद को परेशान करती है, दूसरों को परेशान करती है, पूरे समाज को परेशान करती है, किसी भी रूप में वो सही नहीं जी है। जी जी, और समाज से वो देश को भी परेशान करती है। देश को भी परेशान करती है। आक्रामकता हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, कहीं फायदा नहीं देती। जी, लेकिन कुछ तरीके इसमें ऐसे भी है जब आक्रामकता का एक सकारात्मक पक्ष भी संभव है। चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि आक्रामकता से निपटने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आक्रामकता से निपटने के लिए सर्वप्रथम तो हमें जो ट्रिगर फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर फैक्टर अलग-अलग भी हो सकते हैं। आपको देखना होगा कि आप किन परिस्थितियों में ज़्यादा क्रोध करते हैं, किन परिस्थितियों में आप आक्रामक बिहेवियर शो करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आक्रामकता पर पूरी तरह से व्यक्ति चाहे तो नियंत्रण कर सकता है। सबसे पहले अपना अंतर्दर्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी सहनशीलता को बढ़ाएँ। किस प्रकार से उसका टॉलरेंस लेवल उसके लिमिट से उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, इस पर विचार करें। वो देखे कि आखिर क्या कुछ तो गलत हो रहा है, आखिर क्यों वो उसका जैसे कोई व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति का है तो ये स्वाभाविक है, उसका रोज लोगों से विवाद हो रहा है, रोज ही लोगों से झगड़ा हो रहा है, उसको हर चीज, हर परिस्थिति में उसको अन्य लोगों में ही दोष नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपने में नहीं आ रहा है। अपने में कभी उसको नहीं गलती दिखाई दे रही है, दूसरों में गलती दिखाई दे रही है, तो वहां वो विचार करे कि वेयर इज द प्रॉब्लम। तो वहां उसको खुद ही ये चीज क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं शायद हम भी तो गलत हो सकते हैं। वहां वो अपने आप को जब करेक्ट करने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे रोज एक स्टेप दो स्टेप आगे बढ़े तो काफी हद तक अपनी प्रवृत्ति पर, आक्रामक प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सकता है, अपने आप को सुधार सकता है। देखिए खुद को सुधारने के लिए सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है तो हम खुद हैं, हमारा सेल्फ है। हमारा सेल्फ से बड़ा वैद्य, सेल्फ से बड़ा डॉक्टर, सेल्फ से बड़ा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आपको पहल करनी होगी। हाँ, जिसमें आपको कहीं यदि आप नहीं कर पा रहे, वहां आप मनोचिकित्सक, अपने साइकियाट्रिस्ट से, किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इस मामले में सलाह ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा किया जा सकता है, जैसे संस्थागत लेवल पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जानी चाहिए जो कि लोगों को दिखाए कि किस प्रकार से आक्रामक व्यवहार के परिणाम कितने भयानक, भयावह हो सकते हैं। अभी मैंने अग्निवीर का उदाहरण दिया, किस प्रकार से इसने लोगों को प्रभावित किया। इसने पूरे पटना राजधानी के पूरे जनमानस को, सारे सार्वजनिक गतिविधियों को एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू की चपेट में ला दिया। कितना लाखों करोड़ों का उसमें नुकसान हुआ, सार्वजनिक संपत्ति का। रेलवे किसके लिए? हम ही लोगों के लिए तो है, लेकिन कुछ युवाओं ने सरकार की जो भी संपत्ति है वो भाई देशवासियों की के लिए निजी संपत्ति है, वो है ना, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे टैक्सेशन से बने हुए, बिल्कुल हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से वो चीजें चल रही है। वो पाकिस्तान से उसके लिए फंड नहीं आ रहा, अमेरिका से फंड नहीं आ रहा, वो हमने खुद का नुकसान किया ना। अग्निवीर स्कीम से जिनको शिकायत हो सकती थी, शिकायत को करने का एक सकारात्मक भी तरीका है, एक लीगल वे आउट भी है। आप पत्र लिखते, आप मीडिया में जाते, अपनी बात रखते, लेकिन नुकसान है होकर के आपने उसको नुकसान पहुंचाया, ऐसा करके आपको क्या मिला? युवाओं को क्या मिला? आम पब्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो हर चीज को करने का एक सही तरीका भी और गलत तरीका भी है, और एग्रेशन हमेशा एक गलत तरीके और पहलू हमेशा दो होते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि अग्निवीर नुकसानदायक थी, तो उसका एक पहलू ये भी है कि 40,000 बच्चे प्रति वर्ष डिसिप्लिन सीखेंगे। बिल्कुल। और डिसिप्लिन सीख करके वो आर्मी में जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो एक्चुअल उसके लायक हैं तो उनको इंडक्ट किया जा रहा है। जी। अगर वो कंपटीशन में पास आउट नहीं होते हैं तो वो सिविलियन में जाए। बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन बहुत पूरी तरीके से गलत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमने ये मान लिया कि वो हमारी धरोहर है आर्मी, हम किसी भी रूप में हम जाकर भर्ती हो जाएं
योग्य हो या अयोग्य हो हम बिल्कुल, भर्ती हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अपनी सोच है किसी ना के ये। ऊपर प्रेशर हाँ। डाल करके आप उसे कर रहे हैं। यू कैन नॉट हेल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू रैंसम। रैंसम जी। इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। नहीं आपको कर सकते। शिकायत है, आप चैनल बने हुए हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए माध्यम प्रदान किया माध्यम गया है। है। उनका आप प्रयोग करिए। आप लेटर लिखिए, जी। एप्लीकेशन लिखिए, आप कोर्ट में जाइए, आप PIL दाखिल करिए। बट दिस इज नॉट द वे डेफिनेटली, क्योंकि आप अपनी शिकायत के लिए अन्य लोगों को परेशान करने का हक नहीं रखते नहीं। हैं। मास मीडिया का रोल तो हमने जाना कि इसको बढ़ाने में बड़ा गजब रोल अदा बहुत करती है। महत्वपूर्ण, बहुत ही अब महत्वपूर्ण। ये कि मास मीडिया इसमें क्या भूमिका निभा सकती है इसको सुधारने में? जी जी जी, वो कहा गया है सर कि विषस्य विषम औषधम, या अर्थात विष ही विष को विष काटता है। को काटता है उसके औषधि यहाँ है। भी ये कुछ वैसा ही केस है। जी। मास मीडिया यदि लोगों को एग्रेशन टीच कर सकती है तो वो लोगों को नॉन एग्रेशन भी टीच कर ठीक कर सकती सकते है। हैं। जैसा कि उसी स्टडी बंडूरा की जो स्टडी का मैं आपके सामने अभी जिक्र कर रहा था, उसमें तीसरा वीडियो यही था जिसमें नकली गुड़िया को हिट करने वाले व्यक्ति को प्रेज नहीं मिली, उल्टा उसको स्कॉल्डिंग मिली, उसको डांट फटकार मिली, जी। उसको कहा गया कि आप गलत कर रहे हो। और उस केस में जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा था उनमें एग्रेशन की पॉसिबिलिटी सबसे मिनिमम देखी गई। देखिए। तो अगर मास मीडिया में इस बात को, इस मैसेज को कन्वे किया जाए कि एग्रेशन कभी भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिला सकता, जी। गुस्से से, लड़ाई झगड़े से किसी समस्या का समाधान नहीं हो निकल सकता। शांतपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने से आपकी बात पूरी हो सुनी सकती जाती है, है। आपकी बात सुनी भी जा सकती है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। तो क्या जरूरत है एग्रेशन करने की? एग्रेशन से आप सामने वाले का और अपना दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो अपनी बात को कहने का एक शिष्ट और एक सामाजिक तरीका होता है, उससे आप कह सकते हैं सभी को लाभ होगा। तो मास मीडिया में यदि इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएं, इस तरह की फिल्म्स को प्रमोट किया जाए, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा बनाए जाने चाहिए। NGOs को भी आगे आना चाहिए। इसके अलावा ऐसे कॉलम्स आए जिनमें इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया जाए जहां एग्रेसिव बिहेवियर लेड टू हार्मफुल डेंजरस एंड्स। तो काफ़ी हद तक लोगों में परिवर्तन देखा जा सकता है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ में बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। और मास मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के समय में चूंकि मोबाइल सबके हाथों में है, जी जी। व्हाट्सएप सबके हाथों में है, हाँ। यूट्यूब और फेसबुक सबके हाथों में है, तो ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल से ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि सोशल मीडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया का वो रूप है जिसको कोई संस्था या कंपनी नहीं चलाती, आम पब्लिक चलाती है। जी। तो जी। आम पब्लिक के हाथों में अगर वो चीज़, ऐसे मैसेजेस को डिससेमिनेट किया जाए जो कि लोगों को कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस की टीचिंग दे। हमारा देश तो ऋषि मतलब मुनियों ऐसी का देश वीडियो है। हाथ में आते उसे वहीं रोक देना चाहिए, आगे नहीं भेजना वही चाहिए। ऐसा कोई एक फिल्टर मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कुछ समय जी। पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर बच्चा चोरी का अफवाह फैलाई गई थी, वो भी मास मीडिया द्वारा ही फैलाई गई थी, बच्चा चोरी वाला। और उसके बाद जिस गांव से रिलेटेड थे उस गांव में लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। जिस महिला को बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया था उस रूमर वाली वीडियो में, उसके घर पे हमला कर दिया गया, उस महिला को पीट पीट के मार डाला गया मार था। डाला गया। तो ये भी एक घटना थी, अभी मुझे याद है। तो मास मीडिया में इस प्रकार के जो वीडियो सर्कुलेट होते हैं, रूमर बेस्ड, प्रोपेगेंडा बेस्ड वीडियोस, इन पर रोक लगानी बहुत आवश्यक है। उल्टा उसकी जगह पर ऐसे वीडियोस को डिससेमिनेट किया जाए जहां पर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जहां नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाए, जहां ये बात लोगों को बताई जाए कि बिना वायलेंस किए, बिना एग्रेसिव हुए आपकी बात सुनी जा सकती है और आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। तो लोगों में एक उम्मीद पैदा होगी और कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आजकल आक्रामक प्रवृत्ति का कोई सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देखिए, इस संसार में जब जब सृष्टि की जब रचना हुई थी इनफैक्ट, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जिसका सिर्फ नकारात्मक रूप हो, जिसका जी, केवल दो पहलू तो हमेशा होते हैं। जी, जैसा कि अनुपम अच्छा सर और आपने बुरा। बताया था, जी। हर चीज का एक अच्छा पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू जी। होता है।
तो सकारात्मक पहलू में यदि हम बात करें तो ये एग्रेशन ही होता है जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सेल करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एग्रेसिव टेंडेंसी जो बनाई गई है ईश्वर ने हमारे अंदर, ये नेचुरल है, ये प्रकृति प्रदत्त है। हम अपने अंदर के अगर उन्माद को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ दें और बचा के रखें उस समय के लिए, उस समय के लिए बचा के रखें जहां वो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। उदाहरण के लिए फुटबॉल में हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं एग्रेशन में। हम दौड़ते समय एग्रेशन में हम अपनी नेचुरल लिमिट को क्रॉस करने का प्रयास कर सकते हैं। उसैन बोल्ट को हम अपना उदाहरण रख सकते हैं। हम नेशनल रिकॉर्ड बना सकते हैं, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना सकते हैं, ओलंपिक में गोल्ड जीत सकते हैं। एग्रेशन में कोई कंपटीशन की तैयारी करते समय यदि कोई ये एक बात हम सोच ले कि हमको जी तोड़ मेहनत करनी है, हमको अमुक एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वहाँ एग्रेशन हमें हर प्रकार से हेल्प कर सकता है। हमारी नेचुरल लिमिट्स को क्रॉस करने का एक अवसर एग्रेसिव टेंडेंसी दे सकती है, जिसके द्वारा हम बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हैं और लोगों ने किए भी हैं। बड़े अब ये किपचोगे ने इस बार के मैराथन में गोल्ड जीता था ओलंपिक में, वो अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको गुस्सा आता था, लोग उनके शरीर को लेकर के किपचोगे का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम सिर्फ इधर से उधर घूम सकते हो, तुम दौड़ते फिरोगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो किपचोगे ने कहा कि कुछ नहीं करूंगा तो दौड़ूंगा ही। और किपचोगे के बारे में बता दूं, इस बार के ओलंपिक में उन्होंने चौथा गोल्ड हासिल किया है मैराथन में। ये है एग्रेशन का सकारात्मक यूज। मैराथन की दौड़ कितनी लंबी होती है, 20 से 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दौड़, उस व्यक्ति ने तीसरी चौथी बार जीता है वो। तो यहाँ एग्रेशन का आप इस्तेमाल करिए, अपने एग्रेशन को संतुलित करके अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करना ही एग्रेशन का सफलतम रूप बिल्कुल है। बिल्कुल। सिर्फ दिशा को अगर हम उसकी सही और सकारात्मक और डिजायर्ड डायरेक्शन में यदि हम एग्रेशन को अगर हम मोल्ड कर सकें, उधर मोड़ सकें, तो हम एग्रेशन से लाभान्वित भी हो सकते हैं, समाज भी लाभान्वित हो सकता है, सबको हम पर गर्व भी होगा उसमें। आपने आज के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है जिससे वो अपनी कमी को अपनी ऊर्जा बना सकें, अपने सकारात्मक रूप में उससे सक्सेस हो सकें। सारगर्भित उपदेश के लिए, हम उपदेश बोलेंगे, के लिए बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।